नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वाध्याय के ऊपर। एक बार आराम से आवाज़ चेक कर लेना, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है? ठीक, शुरू करते हैं आज अगला मामला। हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर देख लिया था कि किस प्रकार से कौन कौन सी छावनियाँ बनी हुई है, कौन कौन सी सेनाएं बनी हुई है, और हम पहुंच गए थे कि अब शुरुआत करनी है कि अपने को राजस्थान में किस प्रकार से आरंभ होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो नसीराबाद, नीमच, और साथ साथ में कोशिश करेंगे कि आज देवली वाला मामला भी देख लिया जाए। ठीक है, देवली वाला भी अपन कोशिश कर लेंगे कि इसको भी खत्म कर लेंगे आज अपन। ठीक, तो तीनों के तीनों को आराम से और समझते चलना कैसे क्या चीजें होती, कैसे नहीं होती, क्या मामलात हैं। अब देखो, चीजें ऐसी है कि 1857 की क्रांति हो रही है। अब हो कहां से रही है, सब लोगों को अच्छे से पता है। मंगल पांडे का इसमें सब बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक, तो बैरकपुर से जो मंगल पांडे जी हैं वो 34वीं बीएनआई जो रेजिमेंट होती है उसके एक सैनिक हैं। ठीक, ये आते कब हैं इस बीएनआई 34वीं बीएनआई में, तो 49 के अंदर ये लोग यहाँ पे अंडर आ चुके होते हैं इस सैन्य के। अब यहाँ पे जो विद्रोह फैल रहा होता है, जिस प्रकार से फैल रहा होता है, वो एक रीजन है बंदूक वाला। हाँ, बाकी सारे बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन तत्कालीन जो कारण रहा है बैरकपुर छावनी के अंदर, वो था कि जो पहले पुरानी एक बंदूक थी ब्राउन बेस, उसको हटा के जो इनफील्ड P53 नाम से जो बंदूक आती है वो वहां पे लाई जाती है। ठीक है, और उसके अंदर आस पास में एक खबर फैली हुई होती है कि उसके ऊपर जो कॉर्क लगा हुआ है, उस कॉर्क को आसानी से खोलने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक, तो क्या ये बैरकपुर में ही इन चीजों के बारे में पता चलता है लोगों को? नहीं, इससे पहले जहां पर इस चीज के लिए, इस चीज को बनाया गया था, इस प्रकार से इस पे जो काम कर रहे थे लोग, जो इंजीनियर वर्क जो लोग वहां पे वो काम कर रहे थे, वहां पर भी इस चीज का बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था, लेकिन वहां पे वो विवाद इतना खुलकर बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंजीनियर लोग थे, पढ़े लिखे थे, मामला ज्यादा बाहर निकला नहीं। लेकिन जब यहाँ बैरकपुर में इस चीज के बारे में लोगों को पता चलता है, तो यहाँ पे विद्रोह होना संभव था। अब मंगल पांडे जो थे, जो सबसे पहले जो वहां पे विद्रोह करते हैं, कहते थोड़े चंचल प्रवृत्ति के व्यक्ति विशेष थे, तो इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर जैसे ही इनको खबर मिलती है तो वहां विद्रोह छेड़ देते हैं। अब विद्रोह छेड़ते कब है? 29 मार्च 1857 को। जैसे ही विद्रोह छेड़ते हैं तो इनको पकड़ लिया जाता है हाथों हाथ। पकड़ते ही 6 अप्रैल को इनका कोर्ट मार्शल होता है और 8 अप्रैल को इनको फांसी लगा दी जाती है। ये कार्यक्रम होता है मंगल पांडे जी का। अब मंगल पांडे जी के इज्जत में थोड़ी बहुत 2-4 बातें अपन लिख लेते हैं ताकि मंगल पांडे वाला कार्यक्रम अपने को समझ में आ जाए। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति के आरंभ के बारे में। 1857 की क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, कैसे, किस प्रकार से, क्या मामला हो रहे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे कि किस प्रकार से, कैसे, क्या मामला हैं। बैरकपुर मतलब बंगाल, बंगाल से हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बंगाल में जो बैरकपुर छावनी होती, वहां पे इन होते हैं। इनके जन्म की थोड़े बहुत देख लो, 19 जुलाई को इनका जन्म हुआ, 19 जुलाई 1827। 19 जुलाई 1827 का इनका क्या होता है, जन्म होता है। और 1849 में, ईस्वी में, ये 34वीं बीएनआई को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ज्वाइन की, अब बात देखो, वक्त बीतता, वक्त चला गया। अब विद्रोह वाला जो मामला देखें तो वो जो हो रहा है वो 29 मार्च को हो रहा है। कब हो रहा है? 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर देते हैं ये। ठीक है, विद्रोह करके एक आधे बंदे को गोली गोली मार देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही विद्रोह करते हैं, हाथों हाथ वहां पे इनको पकड़ भी लिया जाता है।
और जैसे ही सेना का एक रूल है कि कोई विद्रोह कर दे या फिर सेना की कोई बात न सुने तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। तो इनका जो कोर्ट मार्शल की जो डेट है वो भी लिख लेना कि 6 अप्रैल को इनका क्या हो जाता है, कोर्ट मार्शल हो जाता है। ठीक है, 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल होता है, 8 अप्रैल को इनको फांसी लगा दी जाती है। 8 अप्रैल को उनको क्या लग गई, फांसी लग गई। कि किस प्रकार से कैसे क्या चीज रही। ठीक, थोड़ा मामला आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि मंगल पांडे वाला जो कार्यक्रम था वो किस प्रकार से था, कैसे था, किस प्रकार से नहीं था। अब मंगल पांडे जी के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1984 में एक डाक टिकट क्या की जाती है, जारी की जाती है। ये लाइन लिख लेना कि मंगल पांडे जी के सम्मान में, देखो 2-4 लाइनें लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लिख लो ये लाइन भी। 1984 ईस्वी में, ईस्वी भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा डाक टिकट, डाक टिकट जारी होती है। ठीक है, अब मंगल पांडे जी के विद्रोह के कारण ये सारे काम तो हो गए। ठीक, लेकिन क्या ये विद्रोह यहीं तक ही शांत हुआ? नहीं। देखो, ये 1857 की एक चिंगारी थी जो पूरे के पूरे भारत के अंदर जो अंग्रेजी जो सत्ता थी उसके विरोध में, या फिर हम कहें उनसे जो हताश हुए जो लोग बैठे थे, वो इस घटना के बाद में सारे जागृत हो जाते हैं और सब जगह अपने अपने एरिया में क्या होती है, क्रांति थोड़ी थोड़ी लेवल पे क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इससे जो घटना के बाद में जो प्रभावित होते हैं जो क्षेत्र, जैसे कि लखनऊ प्रभावित होता है, मतलब लखनऊ मतलब अवध, ये थोड़ी सी ध्यान रखना। कानपुर होता है, बरेली होता है, झांसी होता है, ग्वालियर होता है, राजस्थान होता है, और बिहार के अंदर जो आरा नाम का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, इन चीजों से प्रभावित हो रहे होते हैं। लेकिन प्रभावित देखो अपने लेवल पे हो रहे होते हैं, और कहते हैं कि सारे के सारे इस मामलात में व्यक्तिगत रूप से भी अपने लिए विद्रोह कर रहे थे। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि झांसी के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनको वहां पे क्या नहीं बनाया जाता, राजकुमार घोषित नहीं किया जाता है। इस वजह से वहां पे क्या है, थोड़ा बहुत मामला बिगड़ चुका होता है। वो भी थोड़ी सी बातें सुनने को मिलती है। ऐसे करते करते जो मेन मामला जो सब लोगों के सामने निकल के आता है, वो निकल के आता है आप लोगों का 10 मई 1857 को। कब निकल के आता है? 10 मई 1857 को। ये बात थोड़ी सी समझना कि भी कैसे है, किस प्रकार से है चीजों के अंदर, कि भी कैसी चीजें रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। तो 10 मई को हम थोड़ा बहुत इन चीजों को भी लिखेंगे। हाँ, तो लिख लो कौन कौन से मुख्य प्रभावित क्षेत्र, इन चीजों को भी नोट कर लो। मुख्य प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, अब मुख्य प्रभावित क्षेत्र के बारे में इसको अपन लिख लेते हैं कि भी कैसे किस प्रकार से है। एक तो कानपुर है, लखनऊ है, लखनऊ अवध, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, झांसी है, ग्वालियर है, राजस्थान भी है, वो भी अछूता नहीं रहा इस मामले में। राजस्थान का आप बोलना चाहो तो कह सकते हो राजपूताना। ठीक है, और इसमें आप करो बिहार, बिहार में भी एक जगह आती है आरा, यहाँ पे थोड़ा सा मामला ज्यादा खराब हो गया था। ये भी थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना कि यहां से इस प्रकार से मामला खराब होते जा रहे थे। सबसे ज्यादा अगर किसी प्रकार से कहीं मामला खराब होता है तो वो होता है मेरठ के अंदर। और मेरठ में 10 मई 1857 में क्या होता है कि भाई एक कोतवाल होते हैं धन सिंह गुर्जर जी। अब धन सिंह गुर्जर क्या करते हैं, वहां पे विद्रोह छेड़ चुके होते हैं, और उनके विद्रोह करने की वजह से, क्योंकि कोतवाल पोस्ट पे है, वो करने की वजह से पूरे के पूरे जो सैनिक होते हैं वो पूरे मेरठ सामने पे हमला बोल देते हैं, और सब कुछ मामले को क्या कर देते हैं, वहां पे तहस नहस करके दिल्ली की ओर निकल जाते हैं। कब कर रहे हैं, ध्यान रखना, एक मुख्य घटना के रूप में आ जाएगी ये घटना। 1857 की क्रांति के अंदर सबसे मूल जो रूप, जो मेन जो घटना निकल कर आती है, वो निकल कर आती है 10 मई 1857। ठीक है, कहां हो रही है ये घटना, ये बात भी ध्यान रखना। 1857 में
मेरठ छावनी, छावनी में। अब कौन से कोतवाल हैं किस प्रकार? तो धन सिंह गुर्जर जी, ठीक है। धन सिंह गुर्जर कोतवाल। विद्रोह कर देते हैं। क्या कर दिया उन्होंने? विद्रोह कर दिया, और पूरी की पूरी सेना जो है, विद्रोह करने के बाद में सैनिक सारे के सारे कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। 11 मई को, 11 मई को सारे के सारे क्या पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। क्योंकि देखो सीधी सी चीज है कि जो जितनी भी सेना होती है, जो भी सैनिक वगैरह होते हैं, इन लोगों को आदेश वगैरह लेने की क्या पड़ चुकी होती है? आदत पड़ चुकी होती है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति विशेष होना चाहिए कि वो उनको क्या दे सके? आदेश वगैरह दे सके। क्योंकि सेना के अंदर एक सीधा सीधा सा मामला है कि आपको करना है, मतलब करना है। क्या करना है इसके लिए एक बड़ा कोई अधिकारी होगा, वही क्या दे पाएगा? आदेश दे पाएगा। सैनिकों के दिमाग में एक चीज तो फिक्स थी, अगर अंग्रेजों को खत्म कर दिया गया तो हमारे ऊपर वापस से शासन किसका आएगा? कि मुगल सल्तनत का। अब मुगल सल्तनत कहां से किस प्रकार से किया खटई, तो आप कैस कहा कि भाई मामला में बैठा दिल्ली। और दिल्ली में कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर जी बैठे थे। कौन बैठे थे? बहादुर शाह जफर जी वहां बैठे होते हैं। तो वहां सारे के सारे हाजिरी लगाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब उस वक्त तक बहादुर शाह जफर जी को किसी प्रकार का कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ए अपना दिन के पहली घड़ पूछ जाए दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचते ही बहादुर शाह जफर जी से मिलते हैं। वहां मिलने के बाद में सारा का सारा मामला खत्म होता है, और बहादुर शाह जफर जी को क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है कि थे हमारा के हो नेता हो। कहते हैं कि ये अपने वाइफ वगैरह से मिलकर ये इन चीजों का निर्णय लिया होता है। वो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अपना 1857 की क्रांति को राजस्थान तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर पूरा वीडियो चाहिए हो, ये भी पता लगाना हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हिजरत महल ने क्या कहा था, किस प्रकार से कहा था, तो हमारे कमेंट कर देना। अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए अपन, इन चीजों के लिए भी, कि भाई छोटी छोटी बातें बाहर की तरफ क्या हो रही है, ठीक है। तो ये बात यहां तक तो आपको क्लियर हो जाती है कि भाई कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, किस प्रकार से। मेरठ की घटना, अब मेरठ राजस्थान से कोई ज्यादा दूर वाला मामला नहीं है। फैलती हुई खबरें कहां तक पहुंचती है? राजस्थान भी पहुंच जाती है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो इसकी जो खबर होती है, मेरठ के अंदर जो क्रांति हो रही, इसकी खबर राजस्थान के एजीजी को पता चलती है 19 मई को। उस वक्त राजस्थान के जो एजीजी होते हैं वो आबू में होते हैं। भाई कहां होते हैं? आबू में। उस वक्त है कौन एजीजी? तो ध्यान रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो हैं, वो उस वक्त प्रेजेंट टाइम में क्या होते हैं? अपने राजस्थान के एजीजी होते हैं, ठीक है। कि उस वक्त जीजी कौन है? आदेश वगैरह जो पारित करने वाली चीजें होती है, कि वो कौन है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना कि उस वक्त जो हमारे जो एजीजी जो जीजी हैं, उसका भी थोड़ा सा करना है, ध्यान रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं उस वक्त के जो है जीजी होते हैं। अब देखो, जब लॉर्ड कैनिंग जो जीजी बनते हैं, वो बनते हैं 1856 से लेके 1858 तक, तो वो क्या होते हैं? इंडिया के गवर्नर जनरल होते हैं। लेकिन 1858 से 1852 तक वो क्या बन जाते हैं? वायसराय बन जाते हैं। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी वही है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? राजस्थान के ऊपर। अब राजस्थान में विद्रोह वाला कार्यक्रम हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब मेरठ में, मेरठ में क्रांति की, मेरठ में हुई क्रांति, मेरठ में हुई क्रांति की खबर, खबर 19 मई 1857 ईस्वी में, ईस्वी को एजीजी तक
पहुंचती है जो उस समय जो उस समय आबू में होते हैं। आबू में होते हैं। अब एजीजी है कौन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बार बार बताना ना पड़े, नाम याद रखना भाई, ठीक है। कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जीजी कौन है उस वक्त? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। ये थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। ये कहां से लेकर कहां तक रहते हैं? 1856 से लेकर 1858 तक। 58 58 तक तो क्या है, जीजी है। और इसके बाद ये वायसराय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय भी यही होते हैं, ध्यान रखना। कहां से कहां तक रहते हैं? 1858 से 62 तक होते हैं। 1858 से कहां तक होते हैं? 62 तक होते हैं। इस चीज का भी ध्यान रख लेना। ये पूरा का पूरा पेज एक बार क्या कर लो, आराम से कॉपी कर लो, ठीक है। हो गया अभी कॉपी? चलो आगे बढ़ते हैं इस मामले को लेकर। अब वहां से जब वो चीज रवाना हो रही हैं और जब वो कहां पहुंचते हैं? अजमेर पहुंचते हैं। अब देखो आबू बैठे हैं, आबू से वो कहां आएंगे? अजमेर आएंगे, ठीक है। अब अजमेर में आने के बाद में वो क्या आदेश पारित करेंगे, किस प्रकार से समझेंगे चीजों को? देखो जब किसी प्रकार से अचानक से कोई खबर मिलती है तो किसी प्रकार दिमाग तो इस प्रकार से दौड़ा नहीं होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एजीजी के साथ में अपनी खुद की भी एक सेना होती है 102 लोगों की, जिसमें 4 जो हैं वो एडवोकेट एजेंट होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक जितने भी रियासतें होती हैं उनमें हर एक रियासत में जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो उपस्थित तो नहीं होते हैं, परंतु एडवोकेट एजेंट जरूर होते हैं वहां पे हर एक में। तो 4 तो एडवोकेट एजेंट उसके साथ में होते हैं और बाकी सेना साथ में होती है। तो 102 सैनिकों के आसपास है, लगभग के भी 102 सैनिक उसके साथ में होते हैं। अब ये कहां से कहां निकल रहे हैं? आबू से अजमेर की ओर, ठीक है। एजीजी आबू से अजमेर पहुंचकर समस्त राजपुताना समस्त राजपुताना रियासतों को रियासतों को क्रांति में भाग न लेने वह क्रांतिकारियों की क्रांतिकारियों की कोई भी मदद न करने का आदेश का आदेश देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आदेश देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनको अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय जो राजस्थान की जो रियासतें थी उनको जो लाभांश दिया जा रहा था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां के लोगों को जो सुरक्षा दी जा रही थी उसका हवाला देते हुए एजीजी उनको कहते हैं कि देखो हमने आपकी सुरक्षा वगैरह की है, लेकिन अब जो क्रांति छिड़ रही है उसमें आप अंग्रेजों का क्या दो? साथ दो, किसी भी प्रकार से क्रांतिकारियों की मदद मत करना।
ठीक है, कुछ किताबें उसको इस प्रकार से भी लिखती हैं, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, आदेश पारित करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो राजपूताना के क्या है, एजीजी हैं, सबसे बड़ा अधिकारी है उस क्षेत्र का। ठीक है, अब बात क्या होती है, जैसे ही अजमेर पहुंच जाते हैं, अजमेर में वो क्या करते हैं, एक रेजिमेंट आई हुई होती है मेरठ से उस वक्त कुछ समय पहले ही। वो जो नाम है आराम से सुनना, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम आगे शुरू होना है। वो रेजिमेंट होती है 15 बीएनआई, क्योंकि जो मेरठ से कुछ समय पहले ही कहां पहुंचती है, अजमेर पहुंचती है। उस रेजिमेंट पे संदेह के कारण उसको अजमेर से कहां भेज दिया जाता है, नसीराबाद भिजवा दिया जाता है। और अजमेर की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगहों से सेनाएं बुलाई जाती है, जिसमें एक सेना डिक्सा से बुलाई जाती है, डिक्सा गुजरात की तरफ से, जो पूरी की पूरी एक यूरोपियन सेना है। ठीक है, एक आप लोगों के जोधपुर से बुलाई जाती है और एक आप लोगों के ब्यावर से बुलाई जाती है। तो 3 जगह से क्या सेना इकट्ठी हो जाती है, और प्लस एक एजीजी की खुद की जो रखवाली के लिए सेना होती है, वो भी अब कहां पहुंच चुकी है, अजमेर पहुंच चुकी है। मतलब अजमेर बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका था, अब सुरक्षित हो चुका था। लेकिन कितना सुरक्षित, कैसे सुरक्षित, आओ आगे कहानी में समझते हैं इन चीजों को, कि कहां से कैसे किस प्रकार से चीजें रहेगी। ठीक है, अब आओ देखते हैं, इस चीज को भी लिख ले। एजीजी अजमेर में, अजमेर में आई कुछ समय पहले, कुछ समय पहले मेरठ, मेरठ की 15वीं बीएनआई, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ध्यान रखना भाई, 15 बीएनआई को संदेह के चलते नसीराबाद, नसीराबाद जाने का आदेश देता है, तथा उसके स्थान पर, उसके स्थान पर, अब देखो, उसके स्थान पर जगह जगह से वो क्या कर रहा है, अलग अलग क्या कर रहेगा, सेना बुलाएगा कि भाई किस प्रकार से कैसे क्या चीजें। एक तो देखो उसकी खुद की सेना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब अजमेर में देखो कहां कहां से वो सेनाएं बुला रहा है, ताकि अजमेर क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। क्योंकि अजमेर को सुरक्षित करना इन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना कि मेन वर्क यही था। जितने भी इन लोगों की संधियां हुई थी, वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब यहीं पड़े थे। पूरे राजपूतानों को चलाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट कहां पड़े, अजमेर में पड़े हैं। अजमेर शुरू से ही राजस्थान का क्या रहा है, मेन हृदय रहा है। रीजन, जब पृथ्वीराज चौहान जी थे तब से राजधानी क्या रही, अजमेर रही। मुगलों ने भी किस पे कब्जा रखा, अजमेर पे। मराठों ने भी किस पे रखा, अजमेर पे। अंत में अंग्रेजों ने भी किस पे रखा, अजमेर पे रखा। क्यों? अजमेर से पूरे राजपूताने पे नजर रखी जा सकती थी। इसलिए अजमेर को बचाए रखना इनके लिए क्या था, अपने आप में जरूरी था। अब सेनाओं के बारे में लिखते चलेंगे। पहली जो सेना हम लोग बात करते हैं, तो पहले तो क्या लिखो, डीसा आती थी यूरोप से, एक यूरोपियन सेना है। डीसा आती है, ध्यान रखना। गुजरात से आ रही है ये सेना, ये भी ध्यान रखना, डीसा। यूरोपियन सेना, ये साथ में तोप लेके आती है भाई। पैदल सेना है, तोप लेके आ रही होती है, इसलिए इनको टाइम लगेगा आने में भी, ये भी ध्यान रखना। एक आ रही होती है मेर, ब्यावर से। ठीक है, ब्यावर से दो मेर सेना, दो मेर रेजिमेंट, दो मेयर रेजिमेंट क्या है, यहां पे आती। अब इसको मेयर रेजिमेंट को लेके कौन आ रहा है, तो ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट कार्नेल लेके आता है।
कौन लेके आता है? लेफ्टिनेंट कार्नेल लेके आता है साथ में। अब एक आती है आप लोगों की जोधपुर से सेना आती है, जो जोधपुर राजा की जो सेना होती है वो होती है, उनको लेकर कौन आ रहा है? कुशाल राज सिंघवी। कुशाल राज सिंघवी लेके आता है। कहां से? जोधपुर। सेना, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 रेजिमेंट कहां पे जाती है? अजमेर पहुंच जाती है। कि भाई किस प्रकार से कैसे ये डीसा वाली भी पहुंचेगी नहीं। अब डीसा को क्या टाइम लगना था? सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो पैदल और साथ साथ में तोपे लेके आ रही है, तो इसको टाइम लगे। लेकिन तब तक अजमेर में ये जो सेनाएं हैं ये प्रोटेक्शन के रूप में वहां पे वर्क करने लग जाती है, और साथ ही साथ में जो एजीजी की सेना है वो काम करने लग जाती है। तो अजमेर का तो बचाव इन्होंने इस प्रकार से क्या है कर लिया। लेकिन अब जो 15 नेटिव इन्फिनिट्री जो है वो कहां पहुंच रही है? नसीराबाद में पहुंच रही है। कहां पहुंच रही होती है? नसीराबाद में। अब कार्यक्रम कहां शुरू होगा? कि नसीराबाद में शुरू होगा। अब नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह है उसके बारे में देखेंगे कि नसीराबाद छावनी में किस प्रकार से क्या विद्रोह छिड़ता है। तो हेडिंग लगा लो, नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में विद्रोह। ठीक है। अब छिड़ किसकी वजह से रहा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कि भाई 15वीं बंगाल इन्फिनिट्री के वजह से छिड़ रहा है, तो थोड़ा सा वो भी अपन ध्यान रखेंगे। तो लिख लेते हैं इसको भी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जब नसीराबाद पहुंचती है तो उन्हें अपने हथियार अपने हथियार जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। आदेश दिया जाता है। देखो, पहली बात तो नसीराबाद पहुंच रही है तो पहले से देखो मामला खराब ही चल रहा है वहां पे। ठीक है, उनके मन में पहले से है कि भाई हम लोगों को नसीराबाद क्यों भेजा जा रहा है। ठीक, अब नसीराबाद पहुंचे तो पहुंचे, ऊपर से उन लोगों ने क्या बोल दिया कि अपने जो हथियार हैं, अपने जो बंदूकें हैं, वो सारी की सारी क्या कर दो, जमा करवाओ। ठीक है, अब जमा करवाने की जैसी बात आई, यहां पे तो इनसे जमा करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक टुकड़ी और होती है वहां पे, फर्स्ट बॉम्बे लांसर के नाम से। तो फर्स्ट बॉम्बे जो लांसर है इसमें ज्यादातर यूरोपियन सैनिक है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इनको क्या कहा जाता है कि आप बंदूकों में गोलियां भर के रखो भाई साहब, कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो तोप होते हैं उन तोपों का मुंह उस प्रकार से जैसे 15 नेटिव इन्फेंट्री के जो कहते हैं ना, जो बैरिकेड्स बने हुए थे जिनमें इनकी फैमिली वगैरह रुकनी थी, उस तरफ तोपों का मुंह करके छोड़ दिया जाता है। इससे उनके मन में थोड़ी सी असहज भावना उत्पन्न हो जाती है। किनके? 15 नेटिव इन्फिनिट्री के। बीतते वक्त के बाद में 1 या 2 दिन में जैसी मामला थोड़ा सा लगता है कि भी कैसे किस प्रकार से क्या मामला है, और साथ ही साथ फर्स्ट लांसर के जो सैनिक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट बॉम्बे लांसर के, वो उनके ऊपर गश्त करते रहते हैं, मतलब रेकी करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे क्या बातें हो रही है, विद्रोह तो नहीं करने वाले। इस प्रकार की जो चीजें चल रही होती है उनमें मन में क्या हो जाता है, थोड़ा अविश्वास सा उत्पन्न हो जाता है। और उनका एक सैनिक होता है 27 मई 1857 को, वहां का एक अधिकारी होते प्रिचियार्ड,
पिर्चियार्ड से बोलता है साफ साफ कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, और पिर्चियार्ड उसको किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। इस वजह से 28 मई को क्रांति हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं मामले को, नहीं तो बहुत ज्यादा पेचीदा सा हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जब नसीराबाद पहुंचती है तो उन्हें अपने हथियार जमा करवाने के आदेश दिए जाता तथा तथा फर्स्ट बॉम्बे लांसर लांसर के सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया जाता है और उनसे गश्त मतलब रेकी गश्त करवाई जाती है। गश्त रेकी भी कह सकते हो, और साथ ही साथ क्या है, उनके बारे में पूछा जाता है, कौन हो, कैसे हो, क्या नाम है, कैसे। तो बोल के तो ये पूछा जाता है कि भाई कोई साथ में ना आ गया हो, आप लोगों के बेस्ट नाम वगैरह लिख रहे हैं। तो वो थोड़ा सा क्या है, मामला थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है उन लोगों के साथ में जो 15 नेटिव इन्फेंट्री वाले होते हैं। तो उनको थोड़ा सा अविश्वास हो रहा है। तो अविश्वास वो किससे दूर करेंगे, बड़े अधिकारी से दूर करेंगे। तो उसका एक जो बड़ा जो सैनिक है मामले में, बड़ा तो क्या मतलब, एक सैनिक है बख्तावर सिंह जी। तो वो क्या जाके पिछयाड़ से बात करते हैं, और वो वहां पे असंतोषजनक जवाब दे रहा है। वो लाइन भी लिख लेते हैं, काम में आ जाएगी। ये कार्रवाई करवाई जाती है। तो 15वीं BNI के एक सैनिक बख्तावर सिंह बख्तावर सिंह द्वारा अंग्रेजी अधिकारी को, अंग्रेजी अधिकारी नाम लिख लो, अधिकारी पिछयाड़, पिछयाड़ को पूछा जाता है कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। अब जैसे ये सवाल करते हैं तो इनको या तो जवाब दे देना चाहिए था, अरे नहीं रे ऐसी कोई बात नहीं है, अपन चलता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये भाई जवाब देता ही नहीं है। इसकी वजह से पूरा मामला खराब हो चुका है। तो यहाँ इसके पास में जो जवाब आता है वो असंतोषजनक आता है भाई। जवाब, ठीक है। अब यहां से जैसे ही असंतोषजनक जवाब आया तो कार्यक्रम खराब हो गया। इसने अपने लोगों को बोला कि भाई साहब मामला बिगड़ा हुआ सा ही है, सुधरा हुआ सा तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहां से जैसे ये मिलने जाता है 27 को, भाई लिख लेना एक बार, ये तो जा रहा है 27 मई को बात करने जाता है। ठीक है, 28 मई को
इनको हथियार जमा ही करवाने होते हैं। 28 मई को क्या करने होते हैं, टोटल परेड होती है और परेड के वक्त इनको क्या हथियार होती है और जमा वापस करने होते थे। कि परेड के टाइम में तो क्या लेफ्ट राइट करने के लिए कुछ कार में मामला चाहिए नहीं चाहिए। तो दोपहर की क्या होती है, परेड हो रही होती है, उस परेड के बाद में 3 बजे के आसपास का समय होता है। और उस 3 बजे के आसपास के समय में जैसे ही वापस हथियार रखने की बात आती है, ये लोग क्या कर देते हैं, वहां पे विद्रोह कर देते हैं। अब विद्रोह में 2 लोगों को तो गोली ठोक देते हैं, 2 लोग घायल हो जाते हैं, एक भाई साहब को हार्ट अटैक आ जाता है, हृदयाघात। अब किन किन को क्या क्या आता है वो एक बार अपन लिख लेते हैं। तो शुरुआत देखो कहां से कर देते हैं, 28 मई 1857 ईस्वी में। 3 बजे, दिन में 3 बजे, दिन में 3 बजे सैनिक विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह कर देते हैं तथा अब कुछ जिन लोगों को मार रहे हैं कर रहे हैं उनके बारे में देते हैं। 2 लोगों को मारा जाता है, कितने लोगों को मारा जाता है, 2 लोगों को मारा जाता है। एक तो है आप लोगों के मेजर स्पॉटिसवुड तथा मेजर स्पॉटिसवुड व एक आप लोगों के जो मेजर स्पॉटिसवुड के बाद में एक हो जाता है आपके कर्नल न्यूबेरी। ये कर्नल न्यूबेरी थोड़े से जवान जवान वाला मामला आ जाता है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लेना। कर्नल न्यूबेरी, न्यूबेरी को मार देते हैं। अब जिनको घायल करते हैं उनका उल्लेख जो है वो एनसीईआरटी की ही किताबों में मिलता है भाई, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। घायल किस किस को किया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान दे। एक तो है आपके, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, लिख भी लेना भाई, एनसीईआरटी की किताबों के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। एक तो है आपका लेफ्टिनेंट लॉक है और एक है आप लोगों के कैप्टन हार्डी। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी, इनको इनको क्या घायल हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति विशेष को हृदयाघात आता है, वो है आपके कर्नल पेनी। इनको क्या रहा है, हृदयाघात। इनको क्या कहता है, हृदयाघात है, वो दौड़ते भागते बचते बचाते इस प्रकार से। पेनी आई भी लगा सकते हो, वाई भी लगा सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इनको क्या वहां पे हृदयाघात आ चुका होता है तो इनकी भी डेथ हो जाती है वहां पे। कुल मिला के भाई कैसे हुआ किस प्रकार से नहीं हुआ। अब बात आती है कि क्या सर इतना बड़ा विद्रोह हो गया, इसको रोका नहीं गया क्या? ऐसा कोई नहीं था कि सर इसको रोक ले कर ले, इतनी बड़े अंग्रेज प्रकार से शासन कर रहे थे तो रोकना भी था। रोका जाता है, ऐसी बात नहीं है कि इनको आगे बढ़ने दिया जाता है। 2 जगहों से सेना आती है, एक जोधपुर और एक जयपुर। ये दोनों के दोनों सैनिक इसको प्रयास करते हैं रोकने की, लेकिन वो प्रयास असफल हो जाता है। और 28 जून 1857 को ये सारे के सारे लोग कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। अब कौन कौन इनको बीच में रोक रहा है वो भी लिख लो, वो लाइनें भी, ठीक हो। तो 2 बड़े नाम आप लोगों के आ जाएंगे, ठीक है, लिख लो। लेफ्टिनेंट वोल्टर व
चित्रकूट ने जोधपुर व जयपुर से सेना लेकर जोधपुर से एक सेना लेकर विद्रोहियों को रोकने का असफल प्रयास किया। असफल प्रयास किया। और विद्रोही 18 जून को 1800 ईस्वी में कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। अब देखो एक बात बताता हूं। जब 10 मई को दिल्ली पे ऑलरेडी लोग पहुंच गए थे, बहुत सारे जो लोग थे जो पहुंच चुके होते हैं, कहां से? मेरठ से। 10 मई से पहुंचते, 11 मई को वहां पे पहुंच चुके होते हैं। तो ये खबर जब जीजी को पता चलती है तो जीजी क्या करता है कि वो दिल्ली में जो लाल किले के आसपास में बैरिकेडिंग कर देता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। तो अंग्रेजों की जो सेना होती है वहां पे, दिल्ली ब्रिगेडियर्स जो सेना है वहां पे, तो वो सेना क्या करती है? बैरिकेड करके वहां पे रखरखाव कर रही होती है। लेकिन जब यहां से ये सेना पहुंचती है और इनका मकसद होता है किससे मिलना? बहादुर शाह जफर, मतलब अपने नेता से मिलने का इनका जो होता है वो लास्ट लक्ष्य है इन लोगों का कि कहाँ जाके मिले। धोख तो कहाँ खानी पड़ी, अटेंडेंस कहाँ लगानी पड़ेगी? कटक दिल्ली में। अब देखा सामने तो को अंग्रेज भाई साहब बैरिकेटिंग करके बैठे हैं। ये जब पहुंचता है, जब नाइट का समय होता है, ठीक है, वहां पहुंचते ही ये सबसे पहले क्या करते हैं? बैरिकेड पे जो सैनिक वगैरह बैठे उनको ध्वस्त करते हैं, बैरिकेड को अपने अंडर में ले लेते हैं और फिर जाके किन से मिलते हैं? अंदर बहादुर शाह जफर जी से जाके मिल लेते हैं कि कैसे है, किस प्रकार से है। अब बात आती है कि जब इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो क्या किसी ने कुछ लिखा नहीं? तो एक व्यक्ति विशेष का बहुत ज्यादा नाम आता है इसी चीज को लेकर, वो है विनायक दामोदर सावरकर। इनका नाम आता है कि इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी लाइनें लिखी है। तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार से, कैसे, क्या मामला थे। तो वो भी लिखना शुरू करो, लिखो। और वो इन्वर्टेड कॉमे में है तो एज इट इज लिखनी है, किसी प्रकार से कोई चीजें बदलनी नहीं चाहिए। तो फटाफट से अपना लिखना शुरू करो। किनके द्वारा है? विनायक दामोदर सावरकर। ये लिखते हैं 15वीं जो रेजिमेंट होती है, रेजिमेंट ने रणभेरी बजाकर सर्वप्रथम तोप खाने पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। तोप खाने को पुनः नियंत्रण करने के लिए आई। बंबई यूरोपियन सैनिक
वह भालाधारी, वह भालाधारी सैनिक, क्रांतिकारियों पर टूट पड़ते हैं, टूट पड़े किंतु कुछ ही समय बाद भालाधारी सैनिकों में, सैनिकों में देश प्रेम, देश प्रेम जाग गया और अंग्रेजों को, और जैसे भी देश प्रेम जाग जाता है तो वो लौट जाती हैं, तो पीछे से अंग्रेजों को मार डालते हैं और अंग्रेजों को मार गिराया। ये मामला थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो कौन बोल रहे हैं इस प्रकार से अपने पास में? विनायक दामोदर सावरकर जी ने इस बातों में लिखा है। और यही लाइन सबसे पर इसमें है कि सबसे पहले किसके ऊपर वो कब्जा करते हैं, तो तोप खाने के ऊपर क्या कर लेते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। तो यहां तक तो ये मामले पहुंच गए। अब बात करते हैं कि नीमच के अंदर विप्लव कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो अगली हेडिंग लगाओ, नीमच। आई होप इसको उतारते रहना साथ साथ में ना, जिस प्रकार से मैं करवाता हूं तो बोलता रहता हूँ, साथ साथ में लिख लिया करो। अगला आ जाएगा नीमच का विप्लव या विद्रोह कैसे है, किस प्रकार से है। तो आराम से एक बार समझ लो इस चीज को, ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कि नीमच में कैसे क्या मामला हो रहे हैं। देखो, जब आप लोग के नसीराबाद के अंदर क्रांति हो रही है, तो इसकी खबर जो है वो नीमच के अधिकारी जो है कर्नल एबॉट, कर्नल एबॉट को 2 जून को मिलती है। अब 2 जून को जैसे उनको खबर मिलती है, तो वो शाम को क्या करते हैं, सभी को एक साथ परेड मैदान के अंदर इकट्ठा होने के लिए बोल देते हैं। अब परेड मैदान में वो धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखवा कर उनसे अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो शपथ दिलवाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से एक घोड़सवार सैनिक होता है मोहम्मद अली बेग। अब मोहम्मद अली बेग क्या कहता है उस सैनिक, जो उनके मेजर जो होते हैं वहां पे अधिकारी जो हैं, उनको बोलता है कि ये शपथ हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भी अपनी शपथ निभाई नहीं थी। उन्हें ने भी कहा था कि भाई आप, हम लोग आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उसके बाद में हम लोग जो हैं उस शपथ को कैसे ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि क्यों इस प्रकार से, तो हमने कभी नहीं किया, आंतरिक मामलों में हमने हस्तक्षेप नहीं किया हुआ है। तो हस्तक्षेप नहीं किया हुआ है तो भाई वो याद दिलाता है कि क्या आपने लखनऊ का अपहरण नहीं किया। लखनऊ मतलब अवध, ध्यान रखना उस वक्त उसको अवध कहा करते थे। लखनऊ आज के समय में आप समझने के लिए उस शब्द का प्रयोग करते हो, बाकी अवध है वो, ठीक है। अवध पे आप, अवध का आपने अपहरण नहीं किया है, क्या आपने उस पर कब्जा नहीं किया है। तब वो बात समझ में आती है कि भाई वहां पे जो कब्जा किया तो वो तो वाजिद अली शाह है, उनकी जो कुशासन था उसकी वजह से किया हुआ है। कि भाई कैसा भी शासन हो, लेकिन आपने वादा किया था कि आप आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करने वाले हो, लेकिन आपने किया, तो अब हम ये भी शपथ नहीं लेंगे। फिर वो उसको बढ़िया चॉकलेट चॉकलेट दे के, बढ़िया पिज्जा पूजा खिला के, बड़ा शांत हो जाए यार, क्या कर रहा है ऐसे करके, तो वो मामला उस वक्त तो क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन शाम के समय, अगले दिन शाम के समय उन सैनिकों को नसीराबाद में सैनिकों के द्वारा हुई क्रांति के बारे में बताते हैं, विद्रोह के बारे में बताते हैं, तो उनमें भी जोश भर जाता है भाई साहब। और रात को 11 बजे वो भी बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं, हाँ हाँ आपा भी अब निम्मच ने तो आजाद करा के छोड़ांगा। तो वहां शुरू होती है क्या, इसकी नीमच का विद्रोह शुरू हो चुका होता है। लिखना शुरू करते हैं इस मामले में भी, लिखो।
नसीराबाद में हुए विद्रोह की खबर खबर निमच के अधिकारी, इसको पता चल रही है, निमच के अधिकारी, या फिर हम कह सकते हैं अफसर। ठीक है, अफसर, कर्नल, कर्नल अबॉट को मिलती है तो वह सभी सैनिकों को सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड, परेड है भाई, ठीक है, परेड मैदान में बुलाकर उनके धर्म ग्रंथों को साक्षी मानकर अंग्रेजों के प्रति वफादार वफादार रहने की शपथ शपथ दिलवाने की दिलवाने की कोशिश की जाती है। लिख लो इसको आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, परंतु आगे लिखेंगे, परंतु एक घोड़सवार सैनिक परंतु एक घोड़सवार परंतु एक घोड़सवार सैनिक, ये कलर देख लेना, थोड़ा सही दिख रहा है, डार्क ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक घोड़सवार सैनिक कौन है? मोहम्मद मोहम्मद अली बेग मोहम्मद अली बेग। ठीक है, कौन है भाई? एक घोड़सवार सैनिक है, मोहम्मद बिन जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अली बेग जो है वो वहां पे क्या कर देते हैं? बगावत कर देते हैं। बगावत करते हैं और अफसर को कहते हैं कि अंग्रेजों ने भी अपनी शपथ को नहीं माना था।
तो अब हम क्यों, ठीक है, कि अंग्रेजों ने भी ना तो हम क्यों माने, ठीक है, तो किस वजह से नहीं मानने की बात कर रहे हैं वो तो ध्यान रखना। क्या आप लोगों ने अवध, किसकी बात कर रहा है, ये अवध की बात कर रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना, अवध का अपहरण, ये उसके शब्द हैं, ध्यान रखना, मैं शब्द लिखवा रहा हूं, अपहरण नहीं लिखता, हम तो कब्जा लिखते, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो यही हैं कि भाई किस प्रकार से कि अवध का अपहरण नहीं किया क्या, नहीं किया है, क्वेश्चन मार्क। और मामला वहां पे क्या होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, और उस वक्त अबॉर्ड क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा शांत करवाने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त तो मामला उल्टा हो भी जाता है, ठीक है। ये वाली कहानी अगर आप सोचोगे कि अवध में किस प्रकार से, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, एक व्यक्ति विशेष का नाम आता है जो वहां के नवाब थे उस वक्त, वो है वाजिद अली का, कौन आ जाते हैं, नवाब साहब आते हैं, उस वक्त वहां नवाब थे, नवाब वाजिद अली का। आप लोगों को पता होगा कि डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उस हड़प नीति के चलते उन्होंने उसके इनके ऊपर अंजाम लगाया था कि आपका जो शासन है वो कुशासन है, क्या है, एक प्रकार का कुशासन है, कुशासन है, इस वजह से वो इनको कहां बोल देते, कलकत्ता भेज देते हैं। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजी सेना कहीं थी वो कलकत्ता थी, क्यों, क्योंकि जीजी का जो मेन ऑफिस है वो भी कहाँ है, कलकत्ता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कार्यक्रम चल रहा होता है, कहाँ चलता है, ये 2 जून को निमच में ये घटना हो चुकी होती है। अब 2 जून को घटना हुई तो सैनिकों में इस बात का फैलाव भी हुआ, अरे ये क्या बोल दिया, ऐसे कैसे, कि हाँ उसने बताया कि हाँ ये हेडो भाई साहब, अवध पर कब्जा कर लिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। तो राजस्थान के जो लोग वहां पे थे, जो सैनिक थे, उनको भी इन चीजों के बारे में पता चलना शुरू हुआ। अब देखो मेन मामला कहाँ होता है, मेन जो मामला शुरू होगा वो 3 जून को शुरू होता है, कितने को, 3 जून को, आओ देखते हैं। 3 जून के दिन, के दिन निमच के सैनिकों को, सैनिकों को नसीराबाद, नसीराबाद के विद्रोह का, विद्रोह की खबर मिलती है, तो रात्रि 11 बजे निमच के सैनिक, निमच के सैनिक, अब 2 लोगों की अगुवाई में, नेतृत्व में कह सकते हैं, वो वहां पे क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं। अब 2 लोग कौन कौन है के सैनिक, मोहम्मद, मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह के नेतृत्व में, नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आ जाएगी
किन किन के नेतृत्व में हो रहा है? एक तो है मोहम्मद बिन बेग के नेतृत्व में हो रहा है, ठीक है, और एक किसके, मोहम्मद अली बेग, ठीक है, और एक जो हो रहा है किसके बीच में वजह से हो रहा है, एक हीरा सिंह जी की वजह से। कुछ किताबें बोलती है कि ये हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे होते हैं और ये मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है सारे के सारे लोग सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये नहीं हो रहा होता कि ये इसका कर रहे हैं, ये इसका कर रहे हैं। वो ठीक है कि दो बड़े लीडर थे, दो कहता हूं ना कि जी का बाजुओं में ज्यादा जोर हो वो लीडर बनेगा, वो वाली कहानियां चल रही थी उस वक्त तो सैनिकों में। तो ये बेबाक थे मोहम्मद बिन आले जो थे। क्यों? क्योंकि 2 जून को इन्होंने उनसे पंगा लिया ही था, और हीर सिंह जी तो थोड़े शरीर से क्या है, बलवान थे, इस वजह से ये नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो नेतृत्व आगे कार्यक्रम में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से किया हुआ नेतृत्व जो होता है, तो अंग्रेजों के जो 40 अंग्रेज होते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं होती है, कुछ बच्चे होते हैं, वो वहां से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, और चित्तौड़ के पास में एक गांव आता है डूंगला नाम का। तो डूंगला नामक ग्राम में एक किसान है जिनका नाम है रुगाराम जी, ठीक है। रुगाराम जी के घर पे क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। वो वहां पे उनको रोक लेते हैं कि बैठो आराम से चाय वाय पियो, टेंशन मत लो, कोई नहीं आ रहा पीछे मारने के लिए। लेकिन क्या सोचना क्या नहीं सोचना, रुगाराम जी भी क्या थे तो भारतीय ही। अब भारतीय थे तो समस्यात्मकता तो वही, मन में तो डर होना ही होना। वो कहते ना दिल यूं सच बुच कर रहा है, वो वाला कार्यक्रम तो होना ही था। लेकिन फिर भी वहां बैठ के थोड़ा सा शांति ले लेते हैं, ठीक है। और निमित्त छावनी के जो कप्तान होते हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड, वो व्यक्ति विशेष क्या कर रहे होते हैं, किले को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किले के रक्षा करते करते वो भी असफल रहते हैं। और वहां पे जो सैनिक होते हैं वो एक सार्जेंट की पत्नी और बच्चे को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब क्रांतिकारी जो है वो चित्तौड़ से होते हुए हमीदगढ़, हमीदगढ़ से होते हुए वो पहुंचते हैं बनेड़ा, बनेड़ा से वो कहां पहुंच रहे हैं, शाहपुरा पहुंचते हैं। शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह जी वहां के जो है उस वक्त शासक होते हैं, वो वहां पर भव्य उनका स्वागत करते हैं, बढ़िया स्वागत कर रहे हैं, फूल फाल बरसाओ, मेरा दोस्त आया है, उस टाइप का, और उनको एंट्री ले लेते हैं। अब बात पहुंचती है किन के पास में, जो नीमच के जो अधिकारी हैं, ठीक है, जो नीमच के अधिकारी हैं वो खबर पहुंचाते हैं किन के पास, सहायता लेने के लिए मेवाड़ में जो पीए हैं, जो मेवाड़ का पीए है वही नीमच का भी, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। सोवर्स के पास खबर पहुंचाते हैं। सोवर्स क्या करते हैं, वहां से मेवाड़ की सेना के साथ में निकलते हैं और संदेश 2 सेनाओं को और भिजवाते हैं। एक जोधपुर की सेना को भी संदेश भिजवाया जाता है कि आओ भाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वहां से रवाना होते हैं। अब दोनों सेनाएं कहां जाके मिलती है, चित्तौड़गढ़ के पास आके मिलती है। तो चित्तौड़ में सेना 2 अलग अलग भागों में हो रही है। एक सेना को वो कहां भेज रहे हैं, शाहपुरा की ओर भेज रहे हैं। एक सेना क्या कर रही है, वापस नीचे की ओर नीमच की ओर आ रही है। अब शाहपुरा में क्या होता है कि लक्ष्मण सिंह जी किलों के गेट बंद कर लेते हैं, तो वो सेना अंदर नहीं घुस पाती, तो वो सेना वापस नीचे आती है और नीमच की ओर वापस जाते हैं। और 6 और 8 जून के आसपास नीमच को वापस से आजाद करवा लिया जाता है, या हम कहें नीमच पर वापस से अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो ये मामला तो नीमच की कहानी का चल ही रहा था, कैसे किस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कौन से रास्ते गए कैसे नहीं गए, वो भी थोड़ी बहुत जान पान कर लेते हैं कि भी कैसे हो रहा था कैसे नहीं हो रहा था, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखो कि कहाँ किस प्रकार से, देखो नीमच वाला कार्यक्रम यहाँ है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक पेन ले लें आप, ये नीमच यहाँ पड़ा है, ठीक है। ये लोग यहां से निकले और यहां से होते होते भीलवाड़ा के पास में शाहपुरा, शाहपुरा पहुंचते हैं। बीच में चित्तौड़ आता है, हमीदगढ़ आता है, ठीक है, लेकिन मेन यहाँ पे है। यहाँ बीच में यहाँ पे क्या है, चित्तौड़ पड़ा है, ठीक है। अब यहां से जो सेना आ रही है उदयपुर की तरफ से, जो सेना यहां से जो सोवर्स निकल के आ रहे हैं मेवाड़ से, वो यहां से निकलकर, पेन चेंज कर लें आप, आ लो, यहां से निकलकर वो इस तरफ आते हैं और सेना को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो सेना इस तरफ जाती है और एक सेना इस तरफ जाती है। लेकिन जो ये क्रांतिकारी जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहां से निकलकर, शाहपुरा से निकलकर टोंक होते हुए, टोंक देवली, ठीक है, टोंक होते हुए सीधा आगरा पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, आगरा पहुंचते हैं। इन्हीं की वजह से देवली में भी कांड हो जाता है भाई। अब
क्या होता है, कैसे होता है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये यहां से आगे पहुंच के सीधे कहां पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। कहां पहुंच रहे होते हैं, दिल्ली पहुंच रहे होते हैं, ठीक। शाहपुरा में स्वागत लक्ष्मण सिंह जी करते हैं। ये भाई थोड़ी सी बात को ध्यान में रख लेना कि कैसे किस प्रकार से हो रहा है। अब जो 100 वर्ष यहां से निकले वो इस तरफ निकल जाते हैं, दो भागों में अलग अलग, ठीक है। जोधपुर की सेना यहां से आई रही होती है, वो भी इनको यहां पे मिल जाती है, जोधपुर। तो ये मामले यहाँ पे तो इस प्रकार से आते जाते हैं कि कैसे किस प्रकार से। यहाँ जो 40 लोग फंसे हुए पड़े थे डुंगला नामक गांव में, वो बंदा क्या करता है, स्वरूप सिंह जी के पास पहुंचाता है इनको वापस से। कहाँ पहुंचाता है, स्वरूप सिंह जी के पास उदयपुर पहुंचा देता है। स्वरूप सिंह जी तो अच्छे दोस्त थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, स्वरूप सिंह जी अपने सिक्कों के ऊपर लिखाया हुआ था, दोस्त थे लंदन। जब इतने अच्छे दोस्त थे तो विश्वास किस पे होगा, स्वरूप सिंह जी भी होगा। तो इन्होंने, सावर्स ने क्या किया, उन अंग्रेजों को इनके पास पहुंचाया, इन्होंने उनको जग मंदिर में रख लिया। कहाँ रख लिया, जग मंदिर में। बड़ी आराम से खाना पीना खिलाया, थोड़ा महल मूल घुमाया कि हाँ भी आराम से शांति दी इन लोगों को, ठीक है। तो ये मामला यहां तक कैसे पहुंचता है, 100 वर्ष वापस नीमच की ओर आते हैं, और 6 और 8 को, 6 या फिर 8 जून भाई, दोनों डेटों का थोड़ा बहुत मामला चलता है, लेकिन 6 या 8 जून को वो वापस से नीमच के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, वापस नीमच अपने कंट्रोल में ले लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो ये राम कहानी चल रही होती है, इस प्रकार से ये लोग आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार से सेना आगे की तरफ निकलती है। अब आते हैं वापस से अपन कि भी कैसे किस प्रकार से चल रहा है मामला। तो कितने अंग्रेज भागे थे, कितने लोग पलायन कर गए थे, तो क्या 40, कि 40 अंग्रेज, जिनमें महिला तथा महिला तथा बच्चे भी थे, वह चित्तौड़ के पास डूंगला नामक गांव पहुंचते हैं, जहां जुगराम जी, क्या ये किसान है, किसान, उन्हें शरण देते हैं। ध्यान रहे, शरण दे रहे हैं, इनको बंदी बना के नहीं रखा गया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इनको क्या दे दी, इन्होंने शरण दे दी, ठीक। अब बात आती है कि भाई नीमच छावनी से कौन कौन किस प्रकार से क्या चीजें हो रही है, वो भी लिख लेते हैं कहानी के अंदर। क्योंकि नीमच छावनी के जो मेन उस वक्त किले, जो किलेदार होते हैं, ठीक है, जो किलेदार हैं, मैकडोनाल्ड, नीमच छावनी के कप्तान, मैकडोनाल्ड, किले की रक्षा का असफल प्रयास करते हैं, तथा सैनिक, एक सार्जेंट, सैनिक क्या करते हैं, एक सार्जेंट की पत्नी व
बच्चे को मार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मारते हैं तो ये कहाँ से किस प्रकार से होते हुए निकलते हैं वो मैंने आपको बता दिया भाई। ठीक है, कहाँ कहाँ से? चित्तौड़, चित्तौड़ से फिर हमीदगढ़, हमीदगढ़ से बनेडा, बनेडा से कहाँ पहुंचते हैं? शाहपुरा पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी नीमच से निकलकर, नीमच से निकलकर चित्तौड़, चित्तौड़ से हमीदगढ़, हमीदगढ़ से जैसे आगे निकलेंगे, ठीक है, तो बनेडा, बनेडा से शाहपुरा, और सबके जितने भी थे, जितने भी अंग्रेजी घर थे इनके बीच में, अंग्रेजों के सबको लूटपाट करते हुए निकलते हैं भैया। ठीक है, शाहपुरा, लक्ष्मण सिंह जी के पास पहुंचते हैं। लक्ष्मण सिंह जी स्वागत करते हैं। स्वागत किया गया, किसके द्वारा किया गया है? लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा किया गया है। इस स्थिति में जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, अब वहां जो एक अधिकारी होते हैं वो है लॉयड। कौन है? लॉयड। लॉयड क्या करेंगे? वो मैकमोशन, जो सॉरी मैकमोशन क्या, कवर्स को क्या करते हैं? वो खबर पहुंचाते हैं। ठीक है, ये लाइन भी फटाफट से अपन लिख के मामले को देख लेते हैं। ठीक है, नीमच के एक अधिकारी, एक अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ कवर्स, कवर्स कवर्स को सहायता के लिए बुलाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सहायता के लिए बुला रहे हैं। अब देखो सीधी सी बात है, सावर्स अकेले तो आएंगे नहीं। ठीक है, अकेले नहीं आएंगे तो किस प्रकार से क्या मामला होंगे, कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, इनमें भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब सॉवर्स के साथ में कौन कौन आ रहा है वो भी एक बार आप लोग लाइनें लिख लेना भी, कौन कौन सॉवर्स के साथ में आ जाते हैं, बुलाते हैं। तथा सॉवर्स मेवाड़ सेना के साथ निकल, इंडिविजुअली तो किसके साथ निकल रहे हैं? वो मेवाड़ सेना के साथ निकलते हैं, लेकिन चलते चलते वो जोधपुर की सेना को भी इत्तला कर देते हैं कि भाई आपको भी वहां पहुंचना है। ठीक है, साथ ही साथ किसको बुलाएंगे? वो जोधपुर, जोधपुर की सेना को बुला लेते हैं। ठीक है, तथा उनके साथ में रास्ते में ही एक सेना और साथ में थी, बदेला का बख्तावर सिंह, बेदला का, बख्तावर सिंह जो है वो उनके साथ हो जाता है। ये बात थोड़ी सी क्या रख लेना, ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि किस प्रकार से क्या चीजें रहेगी। अब हम आगे और बढ़ते हैं कि कैसे क्या चीजें बैठी, किस प्रकार से नहीं बैठी। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंच रहे हैं तो सैनिक जो है, देखो बीच में ऐसी बात नहीं कि झड़प नहीं होती, झड़प होती है। सैनिक देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है कि कुछ सैनिक जैसे कहते हैं ना कि वो ये निकल रहे थे सैनिक, कुछ पीछे कुछ सैनिक जैसे थोड़े बहुत बच जाते हैं। तो जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं तो कुछ सैनिकों से झड़प होती है, लेकिन मेन मेन जो सैनिक है वो सारे के सारे शाहपुरा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस वजह से इनको टुकड़ी को दो भागों में बांटना पड़ा कि एक तो चले जाओ नीमच की ओर, कहां चले जाओ? नीमच की तरफ चले जाओ, और एक जो है वो किस तरफ चले जाओ? शाहपुरा की ओर चले जाओ। ठीक है, ये वाला मामला थोड़ा सा इनके थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम वाली चीज आ जाती है।
इस वजह से सेना दो भागों में बढ़ती है, बाकी निकलते तो ये नीमच के लिए ही है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें हम चीजों को लिख लेते हैं कि किस प्रकार से कैसे हुई। लिखो। लेकिन सेना या सैनिक, सॉरी सेना नहीं, सैनिक शाहपुरा पहुंच जाते हैं। कवर्स अपनी सेना को दो भागों में बांटकर, अब जैसे कि एक तो हो गया सोवर्स, दो भागों में सेना जा रही है, एक तो जा रही है शाहपुरा, एक जा रही है नीमच। ठीक है, शाहपुरा में क्या होता है कि लक्ष्मण सिंह गेट के दरवाजे बंद कर लेता है। लक्ष्मण सिंह किले के दरवाजे बंद कर लेता है। ठीक है, ये सेना वापस से क्या करती है, नीमच की ओर आती है फिर, और नीमच को ये 6 और या 8 जून को क्या कर लेते हैं, वापस से अपने अंडर में ले लेते हैं। कब वापस अपने अंडर में लेते हैं, 6 या फिर 8 जून को वापस से क्या कर ले रहे हैं ये लोग, अपने अंडर में ले लेते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार से मामला आगे बढ़ता है। तो नीमच में अब देखो कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं में भी देखो किसी प्रकार से तनावपूर्ण चीजें तो आ जाती हैं। ठीक है, अब वहां सेनाएं जो हैं वो बहुत सारी पहुंच गई थी। कौन कौन सी सेना पहुंच गई नीमच में, एक तो कोटा की पहुंच गई, एक मेवाड़ की पहुंच गई, एक बूंदी की पहुंच गई। अब इनमें क्या माहौल बिगड़ने लग गया, इनमें एक अफवाह उड़ी हुई थी कि आटे के अंदर क्या है, हड्डियों का चूरा पीस कर हमको खिलाया जा रहा है, ताकि हमारा क्या हो जाए, धर्म भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए अर्जुन सिंह जो है वहां पे जो अलर्टमेंट में लगे रहते हैं कि भाई आपकी ड्यूटी यहाँ पे है, तो अर्जुन सिंह जी क्या करते हैं, उस आटे की रोटी बना के खुद उनके सामने खाते हैं, ताकि मामला क्या हो जाए, शांत हो जाए। और एक बार मामला शांत भी हो जाता है। इसको भी लिख लूं। ठीक है, किंतु नीमच में नीमच में कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं में भी तनावपूर्ण हालात होते हैं, क्योंकि सैनिकों में अफवाह थी कि अंग्रेज आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं। अब इस मामले को खत्म कौन करता है, ये तो ध्यान, नाम याद रखना, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह मामले को खत्म कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, इस आटे की रोटी बनाते हैं,
और उस रोटी को खा जाते हैं उनके सबके सामने, तो मामला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो विवाद जो है वो वहीं पे रुक जाता है, शांत हो जाता है। अब जैसे ये नीमच वाले आगे बढ़ते हैं तो मामला कहां पहुंचता है, देवली के आसपास। नीमच वाले निकल रहे हैं, देवली टोंक से होते हुए निकल रहे हैं। अब देवली में क्या है, ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। देवली का जो नवाब होते हैं, ठीक है, वहां के जो नवाब हैं वो ऑलरेडी अंग्रेजों का साथ दे रहे होते हैं। तो जो नवाब, जो वजीर खां जो हैं, उनके एक सैनिक या फिर हम कह सकते हैं उन्हीं के घर में एक व्यक्ति विशेष है जो क्या है, मामा मीर। मामा मीर आलम जो होते हैं वो वहां बगावत कर चुके होते हैं। अब बगावत करने की वजह से वहां के जो 600 सैनिक है वो नीमच की जो सेना होती है, जो सैनिक होते हैं, उसके साथ में होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। लाइन को लिख लो, थोड़ा सा नॉर्मल सा मामला बचता है, देवली वाला, देवली का विद्रोह अभी के अभी खत्म कर देते हैं। देवली का विद्रोह, समझ लेना इस चीज को, लिखवा मैं बोल के दूंगा आपको, आप इसको डायरेक्टली लिख लेना। देखो यहां से जब यहां पहुंच रहे हैं लोग, क्यों आगरा निकलना है तो यहां पहुंच रहे हैं, यहां पे क्या होती है, प्रॉब्लम इनके साथ में घट चुकी होती है, ठीक है। अब यहां से 600 सैनिक जो हैं, 600 सैनिक इनके साथ में हो जाते हैं। अब किसके नेतृत्व में होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं एक बार, कि कैसे किस प्रकार से के नेतृत्व में जाएगा मामला, ठीक है। अब सबसे पहले बात कि विद्रोह किसके लिए हो जाता है, कौन है वहां के नवाब, वजीर खां। तो यहां के पहले तो लिख लो नवाब, मोटा मोटा लिख लो, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे इसमें हम लोग। नवाब जो है वजीर खां, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा विद्रोही भावना आ जाती है, ठीक है, लोगों के मन में। अब बात है कि विद्रोह कौन कर रहा है, इसके खिलाफत कौन जा रहा है, तो मामा मीर आलम। कौन जा रहा है, मामा मीर आलम, ये विद्रोह कर रहा है, ठीक है। इसके विद्रोह करते ही जनता इसके साथ में है, सैनिक सपोर्ट में खड़े। सैनिक क्या है, साथ में खड़े। अब सैनिक साथ में क्यों खड़े, क्योंकि सैनिकों को नीमच वाले मामले में पता चल गया था कि भाई नीमच में और नसीराबाद में ये इस प्रकार से मामला हो चुका है। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति किनका साथ दे रहा है, अंग्रेजों का साथ दे रहा है। इसलिए थोड़ा सा मामला क्या हो जाता है, वहां पे बिगड़ चुका होता है। जैसे ही सैनिक नीमच के पास में से निकलते हैं तो नीमच वाले सैनिक मिलकर, तो नीमच प्लस देवली, ये दोनों मिलकर देवली छावनी को आग से लपेट देते हैं। देवली छावनी में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। देवली सैनी में क्या लगा देते हैं, पूरी की पूरी आग लगा देते हैं। तो पूरा मामला क्या हो जाता है, तहस नहस कर देते हैं कि भाई कैसे है, किस प्रकार से, क्या मामला नहीं बचे। उसके बाद में यहां से देवली और साथ साथ में टोंक दोनों को मिला के 600 सैनिक नीमच के साथ कहां पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली में ये लोग युद्ध करते हैं, कब कब, एक तो 14 को करते हैं, एक 18 को करते हैं और एक 20 को करते हैं। कब, जुलाई में अंग्रेज उसे करते हैं। और बाद में अपने अटेंडेंस लगा देते हैं किसके सामने, बहादुर शाह जफर के सामने अपनी क्या लगा देते हैं, अटेंडेंस लगा चुके होते हैं कि भाई कैसे है, किस प्रकार से है। तो यहां तक का तो मामला अपने को पूरा समझ में आता है कि देवली किस प्रकार से हुआ, कैसे नहीं हुआ। नीमच के बारे में कहते हैं कि बाद में भी 12 अगस्त 1857 को भी इनके क्या हुई थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। 83 वी जो यूरोपियन बटालियन होती है उनको थोड़ा सा मार कूट लिया जाता है, थोड़े हाथ खुजा रहे होंगे लोगों के अंदर, धमाधम ठोक पीटन, मामला सेट होगा, लेकिन शांत हो जाता है मामला, ठीक है। इसके बाद में एक बड़ा मामला आता है कि दिल्ली से एक व्यक्ति विशेष आता है जो ऑलरेडी जिहाद की घोषणा कर चुका होता है। जिहाद का मतलब होता है धर्म का युद्ध, धर्म के लिए किया गया युद्ध। उसमें फिर क्या है कि आसपास के जितने भी मुसलमान होते हैं वो फिरोज शाह के साथ में हो जाते हैं। और वो व्यक्ति विशेष क्या है, निम्बा हेडा से नीमच के बीच में युद्ध करता हुआ इन लोगों के साथ में क्या करता है, वापस से क्रांति को हवा दे देता है। कहां पे, नीमच के अंदर। कब करता है, 18-19 सितंबर 1857 में, ठीक है। लेकिन वहां से गुजरात से मवा वाली सैनिक आते हैं और वो इस विद्रोह को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नीमच में एक बार ही होता है, नीमच में बार बार विद्रोह होते रहते हैं। क्रांतिकारी आग जो है वो बार बार लगती
रहती है, लेकिन बार बार शांत भी हो जाती है। इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहता है। तो निमच वाला जो मामला था पूरा का पूरा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अगले इस चीज की, तो अगली क्लास में बात कर लेंगे अरीनपुरा की, और बाकी जो शेष ने साथ क्यों नहीं दिया उसकी बात कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को जो क्लास ली गई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नोट्स बढ़िया तरीके से बनाओ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।